अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैप्टर 4 और 5 की समरी है जो कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला काम जो आपने याद करना है, आपको होना चाहिए डायग्राम आपको आनी चाहिए। अगर आपको डायग्राम आती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बड़ी से बड़ी भी आराम से बना सकते हो। तो स्टार्ट कहां से करना है? टॉप से करना है। ये शेल नंबर लिखे हैं 1 2 3 4। आपको पता है पहले शेल में एक ही ऑर्बिटल या सब शेल होता है, एस सब शेल, और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 आ सकते हैं। और जो दूसरा शेल होता है उसमें 2 सब शेल होते हैं, एस पी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो दूसरा शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं? 8। तो फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉन पुट करने का? 2n²। ये फार्मूला आपके पास है। अगर n1 पुट करेंगे तो आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पहले शेल के अंदर, यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर n की वैल्यू हम 2 पुट करें तो हमारे पास इस फार्मूले में 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। किसमें? दूसरा अगर वैलेंस शेल है, अगर शेल नंबर 2 वैलेंस शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 किधर आ जाएंगे? एस में, और 6 किधर आ जाएंगे? पी में। तीसरे में अगर n3 पुट करें इसमें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जिसमें से 2 एस में, पी में 6, तो क्या होंगे? 2 प्लस 6 और प्लस कितने रहेंगे? 10। तो 10 हमारे जाएंगे डी में। और जब n की वैल्यू 4 होगी तो हमारे पास यहां पर 4 पुट करें, 4 का स्क्वायर होता है 16 2 32 होनी चाहिए। तो एस में 2, 6 में, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो देखिए 32 बन गए। तो उसके बाद देखें आपने इसको ड्रॉ करके इधर से स्टार्ट करना है। 1s का आएगा, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3p के बाद 3d नहीं आया, 4s आ गया, क्योंकि ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में होते हैं कि जो पहले आएंगे उनकी एनर्जी कम होगी और जो बाद में आएंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। इस वजह से आप देख रहे हैं ये अफबाउ प्रिंसिपल बेसिकली यूज करता है और ये कहता है इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स की फॉर्म में हमने इसको अरेंज करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि 4s पहले आ गया और 4s पहले आ गया और 3d बाद में आ गया, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है कंपेयर टू 3d, और इस वजह से ये हमारा ये रूल है और ये याद कर लें, आपको हेल्प हो जाएगी। उसके बाद ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इसमें ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इसको सब शेल्स भी कहते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन आपको जब गिवन होगा बुक में तो उसमें मैक्सिमम के हिसाब से आपने नहीं करना, जो एटॉमिक नंबर गिवन होगा आपने उसके हिसाब से करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये एग्जांपल जिस तरह ऑक्सीजन है उसका 7 एटॉमिक नंबर है और ऑक्सीजन का 8 है और नाइट्रोजन का 7 है। इसको प्लेस करना है। तो अब जब आप बनाओगे 1s2 2s2 2p3, अब देखें 2 और 2 4 और 3 7, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 7 है। ये नहीं करना कि यहां पर 6 कर देना है, आपने इस नंबर को बराबर करना होता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर जो आपके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां से पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर का कैसे पता चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो ब्लॉक है ना, ये आपको वैलेंस शेल बताता है, जो ऑर्बिटल होता है या सब शेल, कि आपका ब्लॉक कौन सा है। अगर एस पर एंड हो रहा है तो इसका मतलब है वो एलिमेंट एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक कौन से होते हैं? पहला और दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप जो अल्कली मेटल्स होता है और दूसरा ग्रुप अल्कलाइन, ये आपका एस ब्लॉक होता है। अगर पी आपका एंड हो रहा है वैलेंस शेल तो फिर वो पी आपके पास क्या होगा? पी ब्लॉक होगा। और अगर डी पर एंड हो रहा है तो डी ब्लॉक हो गया। और पी ब्लॉक आपकी बेसिकली जो ग्रुप नंबर 3 है, 3A से लेकर 8A, तो ये पुराने नाम है, इसको 13 to 18 भी कहते हैं, ठीक है। 3A to 8A जो है ना, 8A, तो ये आपके बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर उसने लिखा हुआ है कि अगर तो वैलेंस शेल एस है तो इसका मतलब है एस ब्लॉक है, लेकिन अगर वैलेंस शेल पी है तो हमने 10 को क्या करना है? ऐड करना है टू गेट द ग्रुप नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर हमने कल एक एग्जांपल भी इसकी डिटेल के साथ की थी कि अगर पी ऑर्बिटल आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने 10 ऐड करना है। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल देखें, इसमें एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर है। जब इसकी कन्फिगरेशन बनाई तो पी में 1 आया और एस में 2 आया। तो पीरियड देखने के लिए तो नंबर देखो, मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो उसका मतलब है थर्ड। इसमें टोटल 3 शेल्स हैं, तो शेल नंबर ऑफ शेल्स बताते हैं कि पीरियड आपका भी वही होगा, तो पीरियड 3 हो गया। लेकिन ग्रुप के लिए क्योंकि पी पर एंड हो रहा है तो देखें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एस में 2, पी में 1 3, तो 10 ऐड कर दें तो आपके पास ग्रुप नंबर आ जाएगा। दूसरी जो कॉन्फ़िगरेशन थी इसकी पोटेशियम की है, उसमें देखिए एटॉमिक नंबर 19 है, तो एस पर खत्म हो रहा है। किस पर हो रहा है? 4s1। तो 4 शो कर रहा है कि पीरियड नंबर 4 है, इन टोटल शेल्स 4 हैं। और s1 जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये शो कर रहा है कि ये 1A ग्रुप का मेंबर है। इसमें हमने 10 ऐड नहीं करना, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? ग्रुप 1 हो जाएगा, इसको 1A भी कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है। फिर बता दिया गया कि जो एस ब्लॉक है वो पहले 2 ग्रुप्स होते हैं, 1A 2A, जो 13 to 18 है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इनको ये नॉन मेटल्स होती हैं। और जो ग्रुप 1 2 है ये क्या होता है? मेटल्स होता है।
और साथ थोड़ी प्रॉपर्टी भी लिख दी गई और इसके बाद बताया कि ये आपके पास बोरोन और एल्यूमिनियम मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स नहीं हैं। अच्छा, इसके बाद देखें डी ब्लॉक है जो हो वो 3 से 12 तक आपके पास ग्रुप नंबर है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है, इसमें ये होती हैं। हैलोजेंस उसके बाद बता दिया कि ये नॉन मेटल्स होती हैं और ये 7वां ग्रुप होता है, 7A भी कहते हैं, 17 भी कहते हैं। ये 10 माइनस करेंगे तो ए में आंसर आ जाएगा। और नोबल गैसेस क्या होती हैं? इनर्ट होती हैं। इसके अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये चैल्कोजेंस होते हैं, जो ग्रुप नंबर 6 होता है जिसमें ऑक्सीजन वगैरह होता है उसको चैल्कोजेन कहते हैं। और इसके अलावा और जो है जो इनर्ट गैसेस होती हैं नोबल गैसेस, उसका भी यहाँ पर एक नाम लिखा है, प्रीशियस गैसेस के तौर पर उसका यहाँ पर उसने नाम लिखा हुआ है। अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल को ग्रुप 2 को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें मैग्नीशियम और बेरिलियम वगैरह होते हैं, ठीक है, कैल्शियम वगैरह होता है। और इसके अलावा ये आपने देख लेने हैं कि जो क्लोरीन है वो एक आयन बनाता है और जो ऑक्सीजन है वो 2 नेगेटिव आयन बनाता है, ठीक है, बेसिक नेगेटिव आयन बनाते हैं नॉन मेटल्स, और जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। देखें ये चैल्कोजेंस हैं ऑक्सीजन वगैरह वाले, और इसको प्रीशियस गैसेस भी कहते हैं। तो इस तरह की होगी चीज हमारी, ये पूरा चैप्टर रिवाइज हमारा इंशाल्लाह हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम आए ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, इसमें पूरा मैंने डिटेल से आपका वीडियो में बताया हुआ था कि क्या होता है। एटॉमिक रेडियस जो है वो लेफ्ट टू राइट जाए तो डिक्रीज होता है। वजह क्या थी? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपकी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम होता है और एटॉमिक साइज कम होता है, यानी टाइटली पैक्ड आपका न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन को उसमें जकड़ा होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसकी वजह क्या? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। मैंने बताया था नंबर ऑफ इनर शेल्स जो है ना वो शील्डिंग इफेक्ट होता है। इनर शेल्स बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, बिकॉज इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और आपकी अट्रैक्शन कम हो रही है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वजूहात हैं जिनकी बात पर ये पूरा टेबल मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया कि आयोनाइज एनर्जी का ट्रेंड क्या है। देखिए मैंने कल आपको बताया था ये तीनों जो है आयोनाइज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका देखिए सेम ही ट्रेंड है तीनों का। इनका क्या है? सेम ही ट्रेंड है, क्योंकि एनर्जी है ना ये आपको देनी पड़ती है टू इजेक्ट और रिलीज एन इलेक्ट्रॉन। आपने लूज कराना है किसी एटम से, उसको निकालना है, तो एनर्जी जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं आपको ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है ना, अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो अफिनिटी होती है वो एनर्जी जो रिलीज होती है, तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इस वजह से ये भी इंक्रीज करती है। और डाउन द ग्रुप एनर्जी कम होती जाएगी, इस तरह कम एनर्जी देंगे हम डाउन द ग्रुप टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये ग्रुप का है, ये पीरियड का, ये सारा लिखा हुआ है मैंने। और उसके बाद है कि मेटालिक करैक्टर क्या होता है? पीरियड में डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज और बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जा रही होती है। इस वजह से हम देखते हैं कि राइट साइड पर नॉन मेटल है जो ग्रुप 5वां, 6वां, 7वां, और लेफ्ट वाले मेटल्स हैं, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। और शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स फिक्स्ड हैं, ये इनर शेल्स पर डिपेंड करता है, वो चेंज नहीं होते। एक पूरे पीरियड में एक ही शेल होता है, फॉर एग्जांपल 1 में एक होता है, 2 में 2 शेल्स होते हैं, 3 में 3 शेल्स होते हैं। और ये डाउन द ग्रुप जब जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स, इनर शेल्स इंक्रीज करते होते हैं। अट्रैक्शन जो है वो आपकी वीक होती है और रिडक्शन बढ़ रही होती है, ठीक है, ये इंक्रीज एंड रिडक्शन है, रिडक्शन ज्यादा होती जा रही है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएं कि जैसे लेफ्ट राइट जाते हैं ये इंक्रीज होते हैं, और एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले ग्रुप में 1 है, दूसरे में 2 एंड सो ऑन। तो ये पूरा बता दिया। और रिएक्टिविटी का स्पेशल बुक में रिएक्टिविटी को उसने अलग से लिखा आता है, वो लिखना चाहिए था, क्योंकि कल हमने देखा था कि जो हैलोजेंस की रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन के सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन वो टॉप पर बैठा है। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्योंकि वो नॉन मेटल है, फ्लोरीन के सबसे ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, इस ऑर्डर में बेसिकली वो कम होती जाती है। और ये डाउन द ग्रुप क्या होती है? कम हो रही है। और क्योंकि नॉन मेटल्स है तो नॉन मेटल्स की डाउन द ग्रुप कम होती है, लेकिन अक्रॉस द पीरियड, अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है। और मेटल की डिक्रीज होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि मेटल्स जो है वो नॉन मेटल्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो ये दोनों ऑपोजिट है, एक कर ले दूसरा आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है जी। बुक में लिखा हुआ है जी वो एक केटान्स बनाते हैं, वो एनान्स बनाते हैं, ठीक है, तो सही नहीं लिखा हुआ, आप एस लिखें इन टर्म्स ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स। डेंसिटी का मैं बताया कि ये थोड़ा सा यूनिक है, ये पीरियड में जनरली इंक्रीज करती है और एक पॉइंट पर उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, और इसमें इंक्रीज करती है ग्रुप में। ये मैंने पूरा समराइज कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्रॉस पीरियड न्यूक्लियर चार्ज, ये वजूहात है जो कि फिक्स्ड है। हमेशा जब पीरियड मूव करेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। चार्ज इसका मतलब क्या है कि पहले में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बेसिकली, लेकिन शेल्स कांस्टेंट है। तो एटम्स होल्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, इन बॉन्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वो ज्यादा स्फीयर होती है जैसे मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, पीरियड। तो ये इस वजह से आपका एटॉमिक साइज भी कम होता है
और उस वजह से फिर आपको ज्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिफिनिटी भी ज्यादा होती है, वो रिलीज एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी देनी भी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही होती है, क्योंकि ये वाले जो है इनको इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा एबिलिटी होती है जो आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये तीनों बढ़ रही होती हैं पीरियड में। डाउन द ग्रुप ये कम हो रही थी तीनों चीजें, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, शेल्स आपके इंक्रीज होते हैं। जब शेल्स इंक्रीज होते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। शेल्स इंक्रीज होने से शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि दोनों एस से स्टार्ट होते हैं, तो शेल्स इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है, ये भी वजह लिखनी होती है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। और एटम्स ज्यादा बड़े होते जाते हैं क्योंकि अट्रैक्शन क्या होती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड लेस टाइटली टू द न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई मेटल्स बिकम मोर रिएक्टिव डाउन, तो उनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। इस वजह से यहां पर जब दिखा था तो मेटल्स की रिएक्टिविटी देखें डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, वो बढ़ रही है मेटल की, ठीक है। डाउन द ग्रुप की बात करो, ये देखिए ये डाउन द ग्रुप है, ये ग्रुप है, वो पहला पीरियड लिखा हुआ है, ठीक है जी। और दैट इज व्हाई नॉन मेटल्स आर मोर रिएक्टिव अक्रॉस अ पीरियड, ये पीरियड के अक्रॉस ज्यादा जो है ये क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्ट करते हैं। इस वजह से नॉन मेटल्स के देखें पीरियड में तो उनके पीरियड में इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसको आपको हेल्प मिलेगी वहां पर लिखने में। उसके अलावा ये मैं चीजें बता चुका हूं आपको, इसको छोड़ दें। और नेक्स्ट आपके पास जो चैप्टर नंबर है ना आपका 5 केमिकल बॉन्डिंग, उसमें बहुत क्रूशियल चीज है, उसमें बहुत क्रूशियल चीज है। वैसे तो इसमें लिखा है कि चैप्टर 4 की बात करें, पीरियड में साइज जो है वो कम होता है, जाहिर सी बात है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, अट्रैक्शन बढ़ती है, तो ये अपोजिट इसमें लिखा हुआ है। इसमें जो केमिकल बॉन्डिंग है इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसमें ना आपको पता, मैं बताऊंगा कि आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, सारे एग्जांपल के साथ, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन भी आती है, वो पूछता है कि इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग है, तो बताया हुआ है। बनता किस किस के दरमियान ये बताया है। आयनिक बॉन्ड में ना, आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनेगा। मेटल किधर होती है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट पर होती है मेटल्स, नॉन मेटल किधर होते हैं, राइट पर होती हैं। जिस तरह सोडियम है, पोटेशियम है, या आगे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये मेटल्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं। और उसके बाद मेटालिक करैक्टर कम होना स्टार्ट होता है, ये नॉन मेटल्स फिर आपके पास है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। इनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनेगी वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो लूज करता है, और दूसरा क्या करता है, गेन करता है। वन एटम ट्रांसफर्स मतलब वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम फॉर्मिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो जो देगा वो पॉजिटिव बनाएगा, और जो लेगा वो नेगेटिव बनाएगा। यानी नेगेटिव आयन जो लेने वाला है वो एनायन बनाएगा, और देने वाला केटायंस बनाएगा या पॉजिटिव आयंस बनाएगा, ठीक है। ये हमेशा ये है, हमेशा ये मेटल नॉन मेटल के दरमियान होगी। एग्जांपल्स आगे भी लिखी हुई है। NaCl बड़ी कॉमन एग्जांपल है। Na पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है। मैग्नीशियम पर +2 होता है, इस पर -2 होता है, क्योंकि दूसरे ग्रुप का है। जो दूसरे ग्रुप का वो 2 रिलीज करेगा, ऑक्सीजन छटेगा वो 2 वसूल करेगा, इस पर -2 चार्ज आएगा, ठीक है। Na प्लस माइनस होता है, और कैल्शियम पर +2 और क्लोरीन पर -1 आ जाएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन -2 हो गया टोटल मिला के। अच्छा, उसके बाद आप इसकी एग्जांपल और भी मैंने बताई हुई नीचे, ये देखें। इसमें FUC, ये जो सोडियम है, ये पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे एल्यूमिनियम है, ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे नॉन मेटल के साथ। ये सारे मेटल्स हैं, और ये किससे, नॉन मेटल से बनाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स में क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह है, इनके साथ बनाएंगे। तो उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के दरमियान होगा। नॉन मेटल अच्छा, नॉन मेटल स्टार्ट कहां से होती है, चौथे ग्रुप से स्टार्ट होती है, कार्बन से स्टार्ट हो जाती है। पहले 3 ग्रुप मेटल्स के हैं, जो चौथा ग्रुप है जिसमें कार्बन, सिलिकॉन वगैरह, वहां से नॉन मेटल्स होती है। और ज्यादा अच्छी नॉन मेटल्स कौन सी हैं, ये ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ये ज्यादा नॉन मेटल्स हैं। यानी लेफ्ट वाले 3 ग्रुप जो है, जो लेफ्ट वाले 3 ग्रुप हैं, पहले 3 1 से 3 तक, वो मेटल्स हैं। और जो आपके पास 5वें से 8वें तक हैं, 5वें से 8वें तक, ये ऐसे करके लिख लेते हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। और कार्बन भी नॉन मेटल में ही आता है। तो ये कहां पर होता है, H2। अच्छा, हाइड्रोजन आल तो पहले ग्रुप में बैठा है, टॉप पर, लेफ्ट में टॉप ग्रुप में बैठा है, लेकिन वो जो है मेटल नहीं है। टॉप पर बैठने का मतलब ये नहीं वो किसी और वजह से टॉप बैठा है, क्योंकि आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। हम प्लेस ऐसे करते हैं कि आउटर मोस्ट वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बेस पर ग्रुप में पोजीशन हम एडजस्ट करते हैं। लेकिन बाकी सारे मेटल्स है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। तो H2 सिमिलर में देखें, H2, Cl2, CO2। अब देखें ये कार्बन है, दोनों नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। मीथेन में देखें कार्बन, हाइड्रोजन, NH3। ये एग्जांपल्स है किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की। और इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना एक डॉट और दूसरे का क्रॉस आपस में शेयर करते हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। जब 2 शेयरिंग होती है, एक का डॉट, इसका क्रॉस, इसका डॉट, तो डबल बॉन्ड बनता है। और जब 3 होते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डबल बॉन्ड होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसमें शेयरिंग होती है।
और वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन और हीलियम तो खैर रिएक्ट ही नहीं करता, वो इनर्ट है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड की एक्सटेंशन है। इसमें इसकी बजाय कि शेयरिंग हो, एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो लोन पेयर दे देता है। वो क्या देता है? लोन पेयर डोनेट कर देते हैं। एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। लोन पेयर वो होता है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना लोन पेयर दे देता है। वन एटम डोनेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स। बोथ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है लोन पेयर। ये इस तरह का पेयर होता है क्योंकि बॉन्डिंग में पार्ट नहीं देता, ये दे देता है। तो एक लोन पेयर डोनर होता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो कि इसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है अमोनियम आयन NH4Cl, आगे पढ़ेंगे उसकी एग्जांपल है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोनियम आयन है। ये मैंने ऐसे एग्जांपल भी साथ लिख दी ताकि पेपर में आइडेंटिफिकेशन आ जाए। ये बेसिक डिफरेंस है, आपको आना चाहिए। और अलग से हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी देखेंगे, आयनिक कंपाउंड की, कोवेलेंट कंपाउंड की, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड की, वो भी आ सकती है एग्जाम में। अच्छा जी, उसके बाद देखें ये कोवेलेंट आपके पास है क्योंकि ये नॉन मेटल्स है। ये क्या है? नॉन मेटल्स। कार्बन ये नॉन मेटल्स में मिलते हैं, कोवेलेंट बनाते हैं। और कोऑर्डिनेट में आपके पास ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अच्छा, उसके बाद यहां पर डिटेल एग्जांपल लिखी कि आयनिक जो बॉन्ड्स है ना, ये सारे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ये जो एग्जांपल लिखी मैंने, ये सारे के सारे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ये बुक में मेंशन्ड है और भी बुक में डिटेल से देखा मैंने। तो ये सारी आयनिक बॉन्ड का कैसे पता चलता है? मिसाल के तौर पर यहां पर आप देखें तो ऑल एग्जांपल। अच्छा, ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये गड़बड़ होगी, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये मैं टाइपो है, दिस इज टाइपो। वो कैसे मुझे पता चला? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटालिक के दरमियान होता है। देखिए NaCl, Na पहले का है, Na पहले ग्रुप का है, और Cl सातवें का है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और वो ले लेगा। ये सातवें का है, इसको 7A लिख देते हैं ऐसे करके। ये 7A का है, एक एक इलेक्ट्रॉन। Na पर प्लस, ये देखिए ये मेटल है, नॉन मेटल। K पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। Na पर प्लस, F पर माइनस, Na पर प्लस, Br पर माइनस। MgF2 में ये दूसरे का है, जो दूसरा है ग्रुप वो छठे ग्रुप के साथ कर रहा है, सॉरी सातवें के साथ कर रहा है। इस वजह से फ्लोरीन के दो है, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज है ना, फ्लोरीन के पास एक नेगेटिव होता है। तो इस वजह से दो फ्लोरीन है ताकि ये एक पॉजिटिव एक एक फ्लोरीन के साथ अटैच हो जाए। MgO में भी जो है O जो है आपका छठे ग्रुप का, तो एक ऑक्सीजन काफी इस वजह से है क्योंकि उसकी -2 उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मैग्नीशियम के +2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये दोनों जो है ये आपस में ये इसको दे देगा। ठीक है जी। और AlCl3 में देखें तो Al थर्ड ग्रुप का है, उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं +3। तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो लेने के लिए क्लोरीन है। तो क्लोरीन को क्योंकि एक चाहिए, 7 होते हैं, तो ये एक क्लोरीन इसको दे देगा, इसको दे देगा, एक इसको देगा। ठीक है ना, इस वजह से 3 क्लोरीन आपके पास आ गया। तो ये आयनिक है, ये टाइपो होगी, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कौन से हैं जी? ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। कौन कौन से? H2 सिमिलर में देखें, ये नॉन मेटल्स है सारी, H2, F2, O2। तो जब भी सिमिलर होंगे ना, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। बेशक इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये हम बाद में देखेंगे, इसमें डबल बॉन्ड बनता है। और ये Cl2, उसके बाद देखें मीथेन CH4। कार्बन भी नॉन मेटालिक, हाइड्रोजन भी नॉन मेटालिक। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। H2O वाटर में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, हत्ता कि वाटर में बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वो बताता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वो बताता हूँ। NH3, HCl, Ci3OH, CO2, HCN, CS2, C2H4। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बॉन्डिंग बताएं तो कम से कम पता चल जाएगा सारी की सारी नॉन मेटल्स है और कोवेलेंट बॉन्ड्स है। क्या है? कोवेलेंट। ठीक है ना, ये टाइप होती है। और इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स होती हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर। अब पोलर वो होते हैं जिसमें आपके आयंस बन जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव। जैसे वाटर देखें, वाटर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पार्शियल OH पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। जिस तरह आपके पास HCl है, H पर प्लस आ जाएगा और Cl पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये पोलर होते हैं। और कुछ क्या होते हैं? नॉन पोलर। जिस तरह हमने देखा मीथेन नॉन पोलर थी, इस वजह से हमने देखा कि वो रिएक्ट नहीं करते। वो अनरिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि वो नॉन पोलर नेचर होते हैं। ठीक है, इस वजह से वो अनरिएक्टिव होते हैं। तो ये नॉन पोलर के कोवेलेंट की एग्जांपल्स हैं। हाल तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि ये इनमें पोल नहीं बनते, ये प्लस और माइनस चार्जेस नहीं बनाते। H2F2, तो पता चल गया जितने आपके पास डाई मॉलिक्यूल्स हैं सारे नॉन पोलर है। CH4 नॉन पोलर है, आल तो कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, CS2, C2H4। तो इसी पूरे को मैंने दो कैटेगरीज में कन्वर्ट कर लिया। और पोलर क्या? वाटर पोलर है, यानी इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आता है। NH3 पर इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। H पर प्लस, इस पर माइनस। Ci3OH पर माइनस आता है, इस पर प्लस आता है। HCN में इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा। ठीक है, तो इस तरह करके जो है
ये मैंने आपको और भी समरी बता दी। और सेम एटम्स होंगे ऑलवेज नॉन पोलर, और बेंट होंगे तो इसमें खैर अभी आपको ये डायग्राम नहीं पता आपको, तो फिलहाल देखें जो पोलर है बस उसमें देख लें, ये वाले ये पोलर हैं, ये स्पेसिफिक हैं, बुक के हिसाब से इस तरह के एग्जाम में आएंगे और कोई अलग से नहीं आएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद लीनियर होंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल मीथेन है तो वो लीनियर स्ट्रक्चर है, सिंगल बॉन्ड, लीनियर का मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पर, तो ये लीनियर है, तो ये भी आपका क्या है, नॉन पोलर है, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल डिटेल से लिख दी। अमोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनियम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कॉम्प्लेक्स है, ये बुक में गिवन है। और ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड की टाइप ही है, लेकिन एक्सटेंशन क्या है कि एक एटम पूरा लोन पेयर देते हैं। पहले शेयरिंग होती थी, अब शेयरिंग नहीं होगी बल्कि एक दे दे। कौन देगा, जो कि आपके पास होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रो मैं बताता हूं आपको, तो अगर हम देखें अमोनियम आयन में, अगर इसका सिक्स रेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल NH4Cl आप बनाते हो, तो अमोनिया पर होता है एक लोन पेयर, तो नाइट्रोजन लोन पेयर दे देता है, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन बनता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें कौन देगा लोन पेयर, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है जी, क्या होता है, किस पर, ऑक्सीजन पर होता है, ठीक है। और एक्सेप्ट कौन होता है, ये एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, इसमें भी ऑक्सीजन पर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो सल्फर इसमें ऑक्सीजन। तो आप देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, जो कि ज्यादातर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ये डोनेट करते हैं एक लोन पेयर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली, एक जोड़ा, और एक्सेप्ट करने वाले ये हैं। तो कम से कम आपको इसकी एग्जांपल का भी पता चल गया। अब हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो भाई वो क्या थी जो अभी हमने पढ़ा, वो इंट्रा थी, वो अंदर थी, कि वाटर है ना, मिसाल तौर पर वाटर HOH, इसके अंदर बॉन्डिंग क्या बनेगी, अगर ये O है और इसके साथ 2 H मिल रहे हैं, एक ये H यहां से मिल रहा है, एक H यहां से मिल रहा है, एक H यहां से मिल रहा है, एक H यहां, तो ये हमने देखा था कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। और इसमें क्या होता है, लोन पेयर भी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, इसके 2 पूरे हो गए, तो लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और भी हैं, तो 2 लोन पेयर इसके पास यहाँ पर मौजूद है, ऑक्सीजन के पास 2 मौजूद है, क्योंकि उसकी टोटल 8 ऑक्टेट पूरा करना है ना, 4 ये हो गया, 2 इधर 6 और 2 इधर 6, तो ये जो है ना अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है वो कोवलेंट है और ये पोलर होता है। लेकिन अगर एक वाटर मॉलिक्यूल आपके पास है H2O, जिसके अंदर तो कोवलेंट बॉन्ड थी और पोलर थी, अब दूसरा एक मॉलिक्यूल है इधर H2O का, अब यहां पर जो इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग होगी ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर तो उसको इंट्रा कहते हैं, यानी इसके अंदर तो कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन इन दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स होगी, वो बेसिकली आपकी ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, जिसमें डाइपोल फोर्सेस हम पढ़ेंगे, और साथ हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइपोल इसमें नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल के, कहां पर, 2 के दरमियान, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करती है। तो डाइपोल जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक प्लस दूसरा माइनस, अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल पूरे का पूरा है, एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। पहले मॉलिक्यूल के अंदर हमने देखा कोवलेंट हो सकती है, आयनिक हो सकती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट हो सकती है, अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान देख रहे हैं, तो ये क्या होती है, डाइपोल फोर्स होती है। अच्छा, और ये वीक फोर्सेस हैं, ये कौन सी है, ये वीक है, जो इंटर मॉलिक्यूलर होते हैं वो वीक होते हैं, जो मॉलिक्यूल के अंदर की होती हैं, जिस तरह कोवलेंट है आयनिक का, वो स्ट्रांग होती है, उनकी ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए। अच्छा, एक्सेस क्यों करते हैं, दे हैव पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कहते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल पर भी चार्ज होता है, इस पर भी होगा, उस पर भी होगा, तो आपस में इस तरह अट्रैक्शन होगी, वीक अट्रैक्शन होती है, आल्दो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो एग्जांपल्स इसकी देखें, HCl की एग्जांपल उसने बताई कि अगर पोलर की आ जाए, डाइपोल की आ जाए, ठीक है, वीक फोर्सेस या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, एग्जांपल कोई पूछे तो HCl बता दें, H पर पार्शियल पॉजिटिव और Cl पर पार्शियल नेगेटिव। अब आप देखें कि ये अट्रैक्ट कैसे होंगे, उसकी एग्जांपल बताता हूं। देखें, ये H लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, H, और ये Cl है, और हमें पता है कि HCl जो है ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, और ये भी नॉन मेटल है, इसको आपने कभी भी आयनिक नहीं कहना, NaCl आयनिक है, पहला और सातवां, दूसरा और छठा, ठीक है, तीसरा और सातवां भी हो सकता है, क्योंकि वो 3 एटम मिल सकते हैं। अब इस पर देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा करके ना प्लस लिखते हैं, ये डेल्टा करके क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। अब ये एक HCl है, अब दूसरा HCl यहां पर पड़ा है, यहां पर HCl, इसी तरह जिस तरह ये बनाया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, और ये कोवलेंट बॉन्ड है जनाब, और इसके दरमियान में अब बॉन्ड बनेगा, देखें ये इस पर पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे,
ठीक है ना। इस वजह से उसने बोला कि इसमें वीक अट्रैक्शन होती है, लेकिन अट्रैक्शन होती है ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। एग्जांपल क्या है, HBr है, इस HCl है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और CI3 मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन इसको कहते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट बता दी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये स्पेशल टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की इंटरमॉलिक्यूलर H's कोवलेंटली बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन। अब इसमें हाइड्रोजन जो है जैसे वाटर में देखते हैं H जो किससे बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन से, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, इनके साथ अगर हाइड्रोजन सिर्फ कौन सा, क्योंकि नाम ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन तीनों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यानी एक मॉलिक्यूल आपके पास है वाटर का, जैसे एग्जांपल मैंने बताई, ये वाटर का मॉलिक्यूल H2 है, दूसरा मॉलिक्यूल H2 है, तो जो इसका H है उसके O को अट्रैक्ट करेगा आपस में एक मॉलिक्यूल का, तो ये इस मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन इसके साथ हो रही है, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन कैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है। तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। लोन पेयर कॉन्जुगेट करेगा, ज़ाहिर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, या नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन ही करेंगे। एग्जिस्ट क्यों करते हैं, बात वही है क्योंकि आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है पूरे मॉलिक्यूल पर भी, वो दूसरे को असर करते हैं, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल वाटर है, NH3 है, HF है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और एग्जिस्ट जो है एक्सप्लेन करो, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और लेस डेंस होता है वाटर से, इस तरह चीजें एक्सप्लेन करती है। NH3 मोर सॉल्युबल है इन वाटर देन PH3 फास्फोरिक हाइड्राइड, ठीक है। तो ये मैंने आपको ना पूरे बता दिया कि एग्जिस्ट क्यों करती हैं, क्योंकि इनसाइड मॉलिक्यूल्स वाली स्ट्रांग होती हैं। वो क्या थी, कोवलेंट थी, आयनिक थी और कोऑर्डिनेट कोवलेंट। लेकिन ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूल, जिसमें डाइपोल डाइपोल पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी। और वाटर क्या होता है, वाटर के एग्जांपल देखिए, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो मॉलिक्यूल्स को ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्ट करती है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे से जोड़ रखते हैं। और उसके अलावा गिव्स हाई, इसकी वजह से इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, सरफेस टेंशन होती है, ब्ला ब्ला। सो बोथ आर नीडेड। तो ये मैंने पूरा टॉपिक आपको ना एक्सप्लेन कर दिया, दोनों चैप्टर की समरी जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो कहते हैं दरिया को कूजे में बंद कर दिया। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स। ये इस वजह से किया क्योंकि कल का लेक्चर क्या ज्यादा लेंथ चला गया और उतना मींस के मीनिंगफुल भी नहीं हुआ। आज का एक मैं बनाऊंगा ना, पूरे 5 पेपर सॉल्व करूंगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन सारे चैप्टर से, चैप्टर के चैप्टर भी रिवाइज आपके हो जाएंगे, और ऐसी चीजें करेंगे जो वाकई एग्जाम में आती हैं। ये नहीं करेंगे कि बस मैं करा दूं और आप कहेंगे ये तो कुछ आया ही नहीं, ऐसे इंशाल्लाह नहीं होगा। हम वही क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जो पेपरों में आते हैं, फ्रीक्वेंट आते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।